जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर ये फुटेजेस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। ये कजाफी स्टेडियम की फुटेजेस हैं। वहां पे उर्दू पॉइंट की एक मैं वीडियो भी देख रहा था, उसमें रिपोर्टर भी दिखा रहा था। ये वो स्टेडियम है जो चंद दिनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने बना दिया और मोहसिन स्पीड आजकल पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है। लेकिन इसका जो नतीजा इस वीडियो के अंदर हमें नजर आ रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हम देख रहे हैं वो तो कोई इतना अच्छा नहीं है। छत लीक हो रहा है और वहां पे जो एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे उर्दू पॉइंट के, वो बता रहे थे कि ये फजल महमूद गालबन इंक्लोजर है जो वीआईपी इंक्लोजर है, जिसके लिए लोगों ने 7,000 रुपए से ज्यादा का टिकट दिया था। वहां पे जब वो पहुंचे, बारिश शुरू हुई तो उस इंक्लोजर का जो बाथरूम था, जो टॉयलेट्स थे, वहां की छत इस तरीके से लीक होना शुरू हो गई। फिर हमने ये भी देखा कि बारिश की वजह से मैच भी अबेंडन हुए और मुख्तलिफ स्टेडियम्स के अंदर क्या पानी को निकालने का कोई वहां पे तरीका नहीं था। दूसरा ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि जहां पे आप पिच को कवर कर सकते हैं वहां पे ग्राउंड को कवर करने के लिए भी वहां पे चीजें होनी चाहिए थी। पर एनीवे अच्छी बात यह है कि ये बड़े कम वक्त में कजाफी स्टेडियम बनाया गया था और आपको बताया गया था कि जनाब कितनी जल्दी ये स्टेडियम खड़ा कर दिया है। लेकिन तनकीद ये हो रही है कि ना स्टेडियम जो है वो जिस तरह खड़ा हुआ वो तो हमारे सामने ही है। चले हो सकता है बड़ा अच्छा खड़ा हुआ हो, लेकिन जो चीज खड़ी करनी थी असल में वो पाकिस्तान की टीम थी। उस टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो हमारे सामने है। अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान हर दूसरे बड़े टूर्नामेंट के अंदर अब लगता है ऐसे है कि पहले ही राउंड से पाकिस्तान बाहर हो जाता है। पहले अमेरिका में जाके हम अमेरिका से हार गए, अब अगेन चैंपियंस ट्रॉफी हमारा होम टूर्नामेंट था, हम लोग इसके होस्ट हैं लेकिन हम इससे बाहर हो गए। दूसरी जानिब एक और चीज जिसके ऊपर हुकूमत लब कुशाई नहीं कर रही, ज्यादा बातें नहीं कर रही है, वो है कि भारतीय टीम यहाँ पे नहीं आई। दीगर 7 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। विक्रांत गुप्ता साहब जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ये नहीं कर रहा कि जी भारतीय टीम की बेशर्मी आप देखें कि पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई है लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि वो यहाँ पे आके खेलें। वो उधर दुबई में बैठे हुए एक ही ग्राउंड में खेलते हैं, उनकी मर्जी की वहां पे सब कुछ हो रहा है। क्या ऐसे होस्ट की जाती है चैंपियंस ट्रॉफी? और दूसरा, चलें ठीक है अगर वो नहीं आए और कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी, हुकूमत को कौन सी ऐसी मजबूरी है? आप इमेजिन करें कि भारत के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा हो और पाकिस्तान की टीम वहां पे ना जाए और वहां पे पाकिस्तानी कोई सहाफी गया हो तो उससे लोगों ने किस किस्म के सवाल करने पर। एनीवे वो तो उनका अपना रवैया है। विक्रांत साहब यहाँ पे आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारा जो भी रिपोर्ट वगैरह किया वो आपके सामने है। नथिंग अगेंस्ट विक्रांत, वो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं ओवरऑल उनके मुल्क की जो हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की जो हरकतें हैं और यहाँ पे जो हमारा आगे से माजरत ख्वाना रवैया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि भाई इसको 4-5 जगहों पे खड़े होकर बात तो करो ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन तो उठाओ कि और किसी टीम को यहाँ पे खतरा नहीं है, उनके साफी को यहाँ पे खतरा नहीं है, लेकिन वो जो है उनको यहाँ पे आने पे खतरा है। पर एनीवे आप देखते हैं कि अगली दफा जब टूर्नामेंट भारत में होगा तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। जहां पे मोहसिन नकवी साहब बड़ी तेजी से स्टेडियम बनवाते हैं और मोहसिन स्पीड की बात होती है, वहीं पे मोहसिन नकवी साहब आपके वजीर दाखिला भी हैं। अगर कहीं पे कोई एहतजाज की बात हो, कोई ऐसी चीज हो, मोहसिन नकवी साहब बड़ी जल्दी उसको भी खत्म करवा देते हैं। रुकावटें भी लग जाती हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में एहतजाज लोगों का एक फंडामेंटल राइट है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। उस दिन यूक्रेन के सदर मिले अमेरिका के सदर से और वाइस प्रेसिडेंट से, जेडी वेंस साहब से, ट्रंप साहब से, ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। जिस किस्म का रवैया रखा गया उनके साथ, उसके ऊपर लोगों ने एतराज भी किया, कुछ ने कहा कि नहीं ये इसी काबिल है, इसके साथ यही होना चाहिए। पर एनीवे अब जो जेडी वेंस साहब वो उस मुलाकात के बाद एक सियाहती मुकाम पे गए अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज के ऊपर स्कीइंग करने के लिए। वहां पे आगे जनाब लोग एहतजाज कर रहे थे, अमेरिका के शहरी एहतजाज कर रहे थे कि भाई जो तुम्हारा रवैया ज़ेलेंस्की के साथ था, तुम्हारा जो मौकिफ यूक्रेन के ऊपर है, हम उससे एग्री नहीं करते। वहां पे लाइनें लगा के लोग बैनर्स उठा के खड़े थे, यूक्रेन के सदर के हक में नारे लगा रहे थे, अमेरिका के नायब सदर के मुखालफत में नारे लगा रहे थे। आखिर में हालत ये हो गई कि जो जेडी वेंस साहब अमेरिका के नायब सदर जो अपनी फैमिली, अपनी अहलिया, अपने बच्चों के साथ वहां पे गए हुए थे उस सियाती मुकाम पे, उनको वहां से नामालूम मुकाम पे शिफ्ट करना पड़ा उनके अपने रिजॉर्ट से, क्योंकि इतना वहां पे एहतजाज हो रहा था। लेकिन असल स्टोरी उससे आगे शुरू होती है। असल स्टोरी ये है कि उस एहतजाज के नतीजे में ना ही किसी नामजद या फिर 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ कोई FIR हुई,
ना ही किसी ने उनके ऊपर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया कि ये कैसे हो सकता है कि अपने मुल्क का सदर आया हो और आप जो है उसके नायब सदर आया हो, उसकी मुखालफत में नारे लगा रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और यूक्रेन के हक में और उसके सदर के हक में नारे लगा रहे हैं। और जेडी वैंस को हिटलर से और किस किस से जोड़ा गया, जो पोस्टर्स उठा के वहां पे लोग खड़े थे उन्होंने, लेकिन ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, ना किसी ने कहा कि ये जमहूरियत पे हमला है, ये कैसे हो सकता है। और ना ही दानिशवरों ने ऐसी दानिशवरियां की कि जनाब वो तो देखे ना अपनी फैमिली के साथ थे वहां पे, वो तो उधर छुट्टी पे गए हुए थे, वहां पे तो एहतजाज नहीं बनता था। भाई जब आपके फैसलों से करोड़ों लोग मुतासिर हों, जब आप अवाम के नुमाइंदे हों, जब आपके ऊपर अवाम का पैसा खर्च हो रहा हो, तो फिर अवाम आपसे पूछती है, आपसे सवाल करती है। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। आप दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाएं, आप बरतानिया में चले जाएं, वो वेस्टमिनिस्टर पैलेस के सामने जो है हमेशा कोई ना कोई बंदा आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहां पे तंबू लगा के बैठ जाते हैं कि किसी चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं और ये साजिश हो गई है और ये हो गया है, वो हो गया है। यहाँ पे तो कोई आर्टिकल भी लिख दे तो उसके ऊपर भी कहा जाता है कि जनाब ये गैर मुल्की जरीदे में आर्टिकल लिख दिया तो ये भी साजिश हो गई है। इस किस्म के जो है मुजाहिका खेज किस्म के बयानियां बनाए जाते हैं। तो समझने की चीज ये है कि जब आप लोगों को पुरअमन एहतजाज की इजाजत देते हैं तो उससे आपका मुल्क, आपकी जमहूरियत, आपका इस्तेहकाम, जितनी भी आप बातें कर लें उसमें इजाफा ही होता है, उसमें मजबूती आती है, कोई नुकसान नहीं होता। और ये चीज भी सोचने की है ना कि अमेरिका का नायब सदर या वहां की इंतजामिया इतनी कमजोर है कि उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उसको अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है, लेकिन उसने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई। क्यों? इसलिए नहीं करवाई कि उसको पता है कि जमहूरियत में ऐसा होता है। यहाँ पे आप सोचें, अगर हमारे कोई वजीर साहब कहीं पे गए हों और उनकी फैमिली के खिलाफ और उनके खिलाफ कोई नारे लग जाएं या उनके खिलाफ नारे लग जाएं और फैमिली उनके साथ हो, तो किस किस्म का रवैया होगा, क्या कुछ किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि ये बद तहजीब लोग हैं, ये जो है पूरी नस्ल खराब कर दी गई है, ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, वहां पे ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और वहां पे एहतजाज हो रहा है। भाई उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी चीजों के और फिर आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी कितनी बर्दाश्त है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं वो अमेरिका से इज्जत करवा के अब यूरोप चले गए हैं। यूरोप वाले उनको जबकियां लगा रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जी हमारी मुकम्मल इनके साथ सपोर्ट है। कोई मुआहिदा भी हुआ है 2031 तक, हर साल उनको गालिबन $3 अरब से ज्यादा पैसा भी दिया जाएगा। दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है सर कीयर स्टारमर, उनसे बात करते हुए भी एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप इनफरादी तौर पे अकेले जो है पुतिन के साथ लड़ सकते हैं, कैन यू टेक ऑन पुतिन, ये उन्होंने उनसे पूछा था। तो यूरोप से बुनियादी तौर पर वो ये पूछ रहे थे। तो यूरोप क्या अकेला पुतिन के साथ लड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल। इसी वजह से बहुत सारे यूरोपियन लीडर अब ज़ेलेंस्की को ये भी कह रहे हैं कि सदर जो ट्रंप है उनके साथ आप अपने ताल्लुकात बेहतर करें। जब से ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है यूरोप में एक तरह से मौशी तबाही आई हुई है। वो जो बिजली का बिल पहले आपका, मिसाल के तौर पे मैं आपको चले यूरोज में समझा देता हूँ, 50 यूरो था, वो बिल 50 से बढ़ के 300 यूरो हो गया। मतलब यहां तक हुआ कि जो पहले आता था 50, 60, 70 यूरो बिल, लोगों के 600, 700 यूरो बिल्स आए। एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि यूरोप में आपको पता है रशिया से गैस भी आती है, ईंधन भी वहां से आता है, तो बहुत सारे मसाइल हुए हैं। ओवरऑल यूरोप की जो इकोनॉमी है वो भी बड़ी हिट हुई। ट्रंप यही कह रहे हैं कि जनाब हमने ये 10 साल जंग जारी नहीं रखनी, इसका कोई हल निकालें ताकि जो है आम लोगों की जो जिंदगियां मुतासिर हुई हुई हैं वो उसमें बेहतरी आए। और दूसरी जानिब यूक्रेन में इतने लोगों की हलाकतें हो रही हैं और ये जो ज़ेलेंस्की है इसकी हुकूमत जबरदस्ती लोगों को फौज में डाल रही है, जबरदस्ती पकड़ के सड़कों से उठा के जनाब उनको फौज में भर्ती किया जा रहा है कि जाओ अपने मुल्क के लिए लड़ो। लेकिन लड़ने से बेहतर है कि इसका कोई हल निकाला जाए जहां पे यूक्रेन की सिक्योरिटी भी गारंटी हो, जहां पे जो रूस के तहफुजात हैं नेटो के हवाले से उनको भी डील किया जाए। तो इसका एक पुरअमन हल जरूरी है, जंग इस मसले का हल नहीं है। और इधर पाकिस्तान भी जनाब एक रूसी शहरी आए हुए हैं और रूसी शहरी ने चित्राल में शिकार किया है मारखोर का, और ये जो मारखोर था इसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। अब ये जो स्कीम है इसके तहत बाहर से जो लोग आते हैं वो एक हेफ्टी यानी एक बड़ी फीस अदा करके वहां पे
ये जानवर है मारखोर, इसका शिकार कर सकते हैं। और इसमें बाकायदा तौर पे पहले मार्क किया जाता है कि किस जानवर का किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया होता है ताकि उनकी नस्ल को भी किसी किस्म का खतरा ना हो। और इसके लिए बड़े पैमाने के ऊपर वो रकम भी देते हैं। और ये जो रूसी शहरी थे, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने तकरीबन $70,000 से ज्यादा पे किया इस शिकार के लिए। तो उससे लोकल कम्युनिटी का भी फायदा होता है, लोकल कम्युनिटी के ऊपर वो पैसा भी खर्च होता है। और पहले भी यहाँ पे शहरी आते रहते हैं, गैर मुल्की शहरी, और आके वो शिकार करते हैं। और एक अच्छी स्कीम इसको देखा जाता है, क्योंकि जब एक जानवर की उम्र काफी ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त उसका शिकार किया जाता है। ये नहीं होता कि जानवर अभी छोटे हैं, अभी उनका वो सीजन चल रहा है कि जहां पे बच्चों का सीजन है तो आपने नर को भी मार दिया, मादा को भी मार दिया। एक बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इस सारी स्कीम को बढ़ाया जाता है, जो यकीनन वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करती है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। अच्छा, पोलियो के हवाले से डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि सेंट्रल और पंजाब के दरमियान इस वक्त तनाजा खड़ा हो रहा है। पंजाब ये कह रहा है कि कुछ जो बच्चों में पोलियो की तशखीस की गई थी वो सही नहीं थी और सही तरीके से यहाँ पे नहीं किया जाता, और ऐसे ही कह दिया जाता है कि ये पोलियो हो रहा है। पर एनीवे, कतई नजर इस बहस के सेंटर और पंजाब के दरमियान ये बहस तो चल रही है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन पोलियो के केसेस की तशखीस भी हो रही है, पोलियो के केसेस सामने भी आ रहे हैं। और क्या वजह है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी पाकिस्तान गालिबन 1-2 मुल्क हैं दुनिया के ऐसे जहां पे अभी भी बच्चों को इस खतरनाक मर्ज का सामना होता है। और क्यों हम अब तक नाकाम हुए, इसकी कोई ना कोई वजूहत तो होंगी, तो इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। चाहे सेंटर हो, पंजाब हो, सिंध हो, वहां से भी केस सामने आया है, दीगर सूबों से भी केसेस सामने आते हैं। तो तमाम सूबे हो जाए, हुकूमतें हो जाए, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर संजीदगी से देखने की जरूरत है। और फिर इसमें जो हमारे माशरती रवैये हैं, हमारा जो अपना किरदार है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पोलियो की मुहिम चले तो मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि आगे जाके उनको मसाइल ना हो, आगे जाके उनकी जिंदगियां इस तरह खराब ना हो। ये एक और खबर डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि 220 जो नॉन एसेंशियल पोस्ट थी उनको एबॉलिश किया गया है नेशनल असेंबली में टू सेव मनी आफ्टर एमएनएस पे हाइक। बुनियादी तौर पे एमएनएस की तनख्वाहों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट नेशनल असेंबली ने जारी की है कि 220 गैर जरूरी असामियों को खत्म किया गया, जिससे इतने 100 मिलियन रुपए बचे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। अब अगर आप पाकिस्तान में देख लें कि हर कोई तनख्वाह भी ले रहा है, हर कोई प्रोटोकॉल भी ले रहा है, एक जज साहब की तनख्वाह कितनी है, एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह कितनी है, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और समटाइम तो लगता ऐसे है कि इस पैसे का कोई फायदा भी है, इतना पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं। अब ये कौमी असेंबली है, ये जिस तरीके से आई हुई है, इसके ऊपर जिस तरीके के इल्जामात लगते हैं, वहां पे जिस तरीके की कानून साजी होती है, वहां पे जैसे कानून साजी करने की कोशिश की जाती है हुकूमत की जानिब से, वहां पे जो अपोजिशन का किरदार होता है, क्या पाकिस्तान की अवाम ये डिजर्व करती है कि इतने अरबों रुपए इन इंस्टीट्यूशंस पे खर्च किए जाएं, इन बिल्डिंग्स की लुक आफ्टर पे खर्च किए जाएं। यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शाराए दस्तूर के ऊपर हर बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और बिल्डिंग जो साथ ही पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पे एक वो बनाया गया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, इंसानी हकूक की एक यादगार बनाई गई थी, या फिर एक वो जिसे आप कह सकते हैं कि एक वो चीज बनाई गई थी जिससे ये चीज की अहमियत को उजागर किया जा सके कि इंसानी हकूक कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके हवाले से बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि भाई ये जो यादगार बनाई गई है इंसानी हकूक का, ये जो कुछ भी बनाया गया है, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, आप इसकी तफसीलात दें। लेकिन वो उनको तफसीलात नहीं दे रहे रजिस्ट्रार ऑफिस। भाई अगर एक अवामी नोयत की चीज है, वो अवाम के लिए बनाई गई है, अवाम के हकूक को हाईलाइट करने के लिए बनाई गई है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। आप बता दें आपके जनाब कितना उसमें खर्चा आया वो इंसानी हकूक की यादगार के ऊपर जो काजी फाइज ईसा साहब बना के गए। वैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी वो इंसानी हकूक और आइन का मकबरा बना के गए हैं काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि उनके दौर में जैसे अदलिया की आजादी, इंसानी हकूक, जमहूरियत को दफन किया गया, तो मकबरा ही कहना बेहतर है। पर एनीवे जो ये मामला है, अभी तक डिटेल्स नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी को, और अब उन्होंने इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी, और गालिबन मंडे वाले दिन कल जो है ये पिटीशन लगी हुई है। और उन्होंने अपनी पिटीशन में यही मुतालबा किया है कि जनाब इसके हवाले से तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।